नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार पर महिलाओं के अपमान का आरोप, आरजेडी कांग्रेस ने जारी किए पुराने वीडियो, बीजेपी ने किया बचाव। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय असम दौरा, करेंगे राज्य कार्यकारी के साथ बैठक का उद्घाटन। नागपुर में 8 माह की बच्ची की दर्दनाक मौत, अज्ञात जानवरों के हमले से इलाके में दहशत, प्रवासी मजदूर की सुरक्षा पर सवाल। हाथरस में डायल 112 पुलिस की टीम पर ग्रामीणों का हमला, महिलाओं समेत ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को पीटा। चांदनी चौक में देर रात भीषण आग, कूचा रहमान इलाके में आग से हड़कंप, शहर में एक दिन में आग लगने की चौथी घटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुराने वीडियो जारी करके नीतीश कुमार पर लगातार सवाल खड़ते नजर आ रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला के हिजाब हटाने का प्रयास किया था। उस वीडियो और सदन में जनसंख्या नियंत्रण पर जो बयान दिया गया था, उस बयान को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार महिलाओं का अपमान करते हैं। वहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए काफी काम किया है और वह कभी महिलाओं को अपमान नहीं कर सकते। और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, वह पहले अपने शासनकाल को देखे। और इसके साथ ही साथ आगे उन्होंने कहा कि कौन सा वीडियो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जारी की है उसको हमने नहीं देखा है, लेकिन हम समझते हैं नीतीश कुमार कभी महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते। बात है कि माननीय मुख्यमंत्री कभी भी महिलाओं का अपमान कर ही नहीं सकते। महिलाओं के सम्मान, उसके स्वाभिमान के लिए हमेशा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत आगे बढ़ कर के काम किया है। पूरे देश में एक मिसाल के तौर पे हम आदरणीय नीतीश कुमार जी को महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए काम और जो उपलब्धि है उनकी सरकार की, उसमें कहा जा सकता है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इसलिए इस तरह का कोई नेता उन पर आरोप लगाता है तो ये गलत है। ऐसे मैं इस वीडियो को देखा नहीं हूँ। बुलेटिन में अगली खबर गुवाहाटी से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन कल शुक्रवार 26 दिसंबर में 2 दिन के असम दौरे पर रहेंगे, जहां वे असम राज्य बीजेपी कार्यकारी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे और राज्य बीजेपी कोर कमेटी के साथ भी बैठक करेंगे। नवीन दोपहर 12:30 बजे लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गुवाहाटी पहुंचेंगे, जहां पार्टी पदाधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। नवीन 2:30 बजे श्रीमद शंकरदेव कला क्षेत्र गुवाहाटी में बीजेपी राज्य कार्यकारी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे रात 8:30 बजे गुवाहाटी में राज्य बीजेपी कार्यालय में राज्य बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे को दूसरे दिन शनिवार 27 दिसंबर को कार्यकारी अध्यक्ष नवीन शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। नागपुर से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई। हुडकेश्वर थाना क्षेत्र के नरसाला रोड इलाके में अज्ञात जानवरों के हमले में 8 महीने की मासूम बच्ची अनुष्का रवि मेंढार की मौत हो गई। बच्ची के पिता विजय राज एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी करते हैं और परिवार के साथ काम के सिलसिले में करीब 1 महीने पहले नागपुर आए थे, जहां वे काम की जगह के पास एक अस्थायी झोपड़ी में रह रहे थे। बताया गया है कि रात करीब 12 बजे मां ने बच्ची को दूध पिलाया, जिसके बाद परिवार सो गया, लेकिन रात करीब 2 बजे बच्ची झोपड़ी से गायब मिली। तलाश के बाद दौरान कुछ दूरी पर बच्ची पर जानवरों के हमले की जानकारी सामने आई। सूचना मिलते ही हुडकेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि हमला किस जानवर ने किया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग, सामाजिक संगठन प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, सुरक्षित आवास और उचित व्यवस्था पर कमी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां झगड़े की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मामला हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के नूरपुर गांव का है, जहां शुक्रवार रात दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आरोप है कि एक पुलिसकर्मी द्वारा किशोर को थप्पड़ मारने और उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश के बाद हालत बिगड़ गए। गुस्साए ग्रामीणों, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने पुलिसकर्मियों को घेर लिया, गाड़ी से खींचकर पीटा और उनकी वर्दी तक फाड़ दी। इस दौरान पुलिस पर और जीप पर पथराव भी हुआ, जिससे वाहन के शीशे टूट गए। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर नशे में होने और महिलाओं से अभद्रता करने का आरोप लगाया। घटना की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद घिरे पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बुलेटिन में अगली खबर कल्याण से। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभा में उमड़ी भीड़ को भगवा महासागर बताते हुए कहा कि चारों ओर दिखाई दे रही भगवा टोपी और फेटे यह साबित करते हैं कि यह केवल एक सभा नहीं बल्कि जनता का स्पष्ट जनादेश है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक भीड़ से साफ हो गया है कि आने वाले समय में महानगरपालिका पर भगवा झंडा फहराने के लिए महायुति पूरी तरह तैयार है। शिंदे ने दावा किया कि मेलवाड़े में उमड़ी भीड़ को देखकर विपक्ष घबरा गया है और पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक जनता का समर्थन साफ नजर आ रहा है। उन्होंने हाल ही में हुए नगर परिषद चुनाव में मिली जीत के लिए सभी शिव सैनिकों को बधाई देते हुए कहा कि इन नतीजों ने साबित कर दिया है कि चांदा से बांदा तक शिवसेना फैली हुई है। विपक्ष पर तंज कसते हुए शिंदे ने कहा कि जो लोग लगातार टीका टिप्पणी कर रहे थे वे अब खामोश क्यों हो गए, क्योंकि 62 से ज्यादा सीटें जीतने के बाद विपक्ष की नींद उड़ गई है। अंबरनाथ और बदलापुर में मिली जीत को जनता के विश्वास की जीत बताते हुए उन्होंने कहा कि आज शिवसेना एनडीए की देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के तेजी से आर्थिक महासत्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ने की बात भी दोहराई। दिल्ली के चांदनी चौक के कूचा रहमान इलाके में शुक्रवार यानी 26 दिसंबर की रात आग लगने का मामला सामने आया। वहां पर आग लगी को बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि दिल्ली के बेहद पॉपुलर चांदनी चौक मार्केट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक इमारत जब कूचा के पास स्थित है वहां भीषण आग लग गई। आग से जुड़ी इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बिल्डिंग में लगी आग की ऊंची और भयानक लपटें देखी जा सकती हैं। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर इलाके से बीती रात एक बड़ी आग की घटना सामने आई। यहां शादी समारोह में इस्तेमाल होने वाले डेकोरेशन के एक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा गोदाम इसकी चपेट में आ गया और वहां रखा लाखों रुपए का डेकोरेशन का सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। घटना के बाद इलाकों में अफरा तफरी मच गई है और सूचना मिलते ही मीरा भाईंदर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोका गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पटाखों की चिंगारी से आग भड़कने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि आग लगने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस और दमकल विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है। फर्जी ड्रग लाइसेंस और कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। तस्करी के किंगपिन भोला प्रसाद की अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा गया। कोर्ट ने लगभग 30 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया है। एसआईटी की जांच में ड्रग माफिया का अंतर्राज्यीय नेटवर्क बेनकाब हुआ। फर्जी लाइसेंस के सहारे झारखंड और उत्तर प्रदेश में कई फर्जी फर्में खड़ी की गई थी, जो रांची, पलामू, बोकारो से लेकर सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और बलिया तक सप्लाई करती थी। थाना रॉबर्ट्सगंज में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और एनडीपीएस एक्ट की धारा 27-29 के तहत कार्रवाई की जा रही है। बीएनएसएस की धारा 107 के तहत कुर्की की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वाराणसी में चिन्हित संपत्तियों की भी कुर्की भी कानूनी रूप से जारी है। अन्य अवैध संपत्तियों का पता चलते ही और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच आध्यात्मिक नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत सरकार को विशेष रूप से और कदम उठाने चाहिए।
हमारे भाई हिंदू परिवार दूसरे देश में मर रहे हैं, जल रहे हैं। यदि अब ही हिंदू उनके काम नहीं आए तो हिंदू एकता किस काम की। भारत सरकार को बांग्लादेशी हिंदू के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी हो गया है। अगर अब कोई कदम नहीं उठाया गया तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतः खतरे में आ जाएगा। भारत सरकार को विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, जल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है, चाहे गोपनीय तरीके से अथवा ओपन तरीके से। भारत सरकार को कोई ठोस कदम हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए उठाना जरूरी हो गया है। यदि अब नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व पूर्णतया खतरे में पहुंच जाएगा और डायनासोर की तरह विलुप्त तो नहीं होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाएगा, घट जाएगा, सीमित हो जाएगा। इसलिए यही समय है भारत सरकार को कोई बड़ा कदम उठाकर बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आवाज वर्ल्ड वाइड लेवल पर सबको उठानी चाहिए। वहाँ हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए अथवा भारत में रह रहे अवैध रूप से शरणार्थियों को जो वापसी कर रहे हैं उनकी जगह पर बांग्लादेशी हिंदुओं को जगह देनी चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, कुल मिला के कहना बिल्कुल लेना चाहिए। यदि अभी नहीं लिया तो हिंदुत्व होने का, हिंदू होने का और हिंदुस्तानी होने का कोई मतलब नहीं है कि हमारा भाई वहाँ मर रहा हो, जल रहा हो और हम लोग यहाँ पर मजे करें, सिर्फ नारेबाजी करें, भाषणबाजी करें। इससे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा नहीं होती। बांग्लादेश में हिंदू युवक को जिंदा जलाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और हिंदू युवक के साथ बर्बरता की खबर सामने आई। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता स्थित बांग्लादेश एम्बेसी का घेराव किया। इसके साथ ही पश्चिम मेदिनीपुर इलाके में भी हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला जलाकर विरोध दर्ज कराया गया। ये तस्वीरें में साफ साफ दिख रहा है कि पूरे देश में इस घटना के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू परिवार को जिंदा जलाने के मामले और हिंदुओं पर लगातार बढ़ते अत्याचार के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता स्थित बांग्लादेश एम्बेसी का घेराव किया। इसके साथ ही पश्चिम मेदिनीपुर इलाके में भी हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार का पुतला सड़कों पर घसीटकर आग लगा दी। ये तस्वीरें साफ साफ दिखा रही हैं कि पूरे देश में इस घटना के खिलाफ रोष बढ़ रहा है। हिंदू सब अटैक हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्र है, पूर्वोत्तर जो आर्यावर्त है उसी का कुछ दाना छटा गया था। उसका रूप में बांग्लादेश को हम देखा है 1947 में। इस रूप में हम पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग देखा है। उसके पहले श्रीलंका भी अलग हो गया, उसके पहले ईरान अफगानिस्तान भी हुआ था। जो अभी इस आर्यावर्त से छूटा हुआ था वो अभी भी कोई शांति में नहीं है, सभी कंगाल बन गया और हर दिन उसका पास रोज झगड़ा लड़ाई हो रहा है। अभी तक हिंदुओं को जो अत्याचारित करना चाहते हैं तो वहाँ का सभी हिंदू लोगों को साथ मिलकर हिंदू को रक्षा करना पड़ेगा। हम लोग हिंदू है, इसलिए हम चाहते हैं कि इधर का सब हिंदू उधर के हिंदू के लिए सुरक्षा देने के लिए बहुत काम कर रहा है। अभी तो उधर का जो हिंदू इधर आएंगे, अर्थात पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से कोई हिंदू भारत में आ जाएगा तो उसको हम रक्षा करेंगे, खाना पीना के सब व्यवस्था करेंगे, रहने के लिए जगह भी देंगे। और यहाँ पे जो जिहादी है हिंदू को जो मारना पीटना चाहते हैं और भगाना चाहते हैं, हिंदू धर्म को जो नष्ट करना चाहते हैं, उस दुष्ट को हम भी नष्ट करना चाहते हैं। भारत ने बांग्लादेश में जारी अशांति और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जताई है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जायसवाल ने कहा कि हम ढाका में हिंदू युवक की हत्या की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। जायसवाल ने कहा, भारत बांग्लादेश में फैलाई जा रही भारत विरोधी झूठी कहानी को खारिज करता है। वहां कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2900 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई है। इन घटनाओं की महज मीडिया की बयानबाजी या राजनीतिक हिंसा कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ती हिंसा को लेकर तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी देश में हिंसा होने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उस देश की सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। यदि बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हैं तो यह सीधे तौर पर वहां के शासन की विफलता है। मांझी ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समाज आपसी भाईचारे के साथ रह रहा है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। ठीक इसी तरह बांग्लादेश में भी वहां की आवाम को आगे आकर हिंदू समुदाय की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने दो टूक में कहा कि हिंसा पर चुप्पी साधना भी अपराध के बराबर है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, दोनों भारत के अंग हैं। और जब बंटवारा हो रहा था तो ये नहीं सोचा गया था कि भारत के खिलाफ इतनी खराब बात तो लोग सोचेंगे और भारतवंशियों के खिलाफ इतना गलत काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा वो लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे बांग्ला में रह रहे भारतीय लोग हैं, उसमें सभी धर्म के रहे, हिंदू भी हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोगों के साथ वो लोग ये समझते हैं कि वो भारतीय हैं और इसलिए उनके साथ जो भी विचार व्यभिचार हो सकता है वो कर रहे हैं। मार पीट, लूट पाट, छीन छुटाई सब कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ नहीं रहे। तो एक गलत संदेश दे रहे हैं। चीन में भी लोग रह रहे हैं, रसा में भी रह रहे हैं, ब्रिटेन में भी रह रहे हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं, अन्य जगहों में भी भारत के लोग अपना व्यापार के लिए, नौकरी के लिए रह रहे हैं या वहाँ के नागरिक भी हो गए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी बर्बरता वहाँ नहीं हो रही है। मुंबई कांग्रेस ने आज महायुति सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलते हुए उस पर मुंबई को बर्बाद करने और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर मुंबई कांग्रेस ने महायुति सरकार की कथित नाकामियों और भ्रष्टाचार को लेकर एक विस्तृत चार्जशीट जारी की। यह चार्जशीट मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ द्वारा बांद्रा ईस्ट के वाल्मीकि नगर में प्रकाशित की गई, जहां कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि पिछले 3 साल 9 महीने तक बीएमसी प्रशासक का शासन रहा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी में गठबंधन ने मुंबईकरों के हित को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि मुंबईकरों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, ट्रैफिक और वायु प्रदूषण की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीएमसी के बैंक डिपॉजिट तक लूट लिए गए और पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा व सार्वजनिक परिवहन जैसे अहम मुद्दों की अनदेखी की गई। वर्षा गायकवाड़ ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मीठी नदी की सफाई और मुंबई की जमीनों की बिक्री में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स में खुलकर करप्शन हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुंबई चुनाव जाति, धर्म या भाषा पर नहीं बल्कि शहर के मूल मुद्दों पर होने चाहिए और मुंबईकर झगड़े नहीं बल्कि विकास चाहते हैं। क्रिसमस की रात शहर में एक बार फिर हिंसा की सनसनीखेज घटना सामने आई। सोनेगांव थाना क्षेत्र के वर्धा रोड स्थित होटल प्राइड के सामने हुए खूनी संघर्ष में 20 वर्षीय प्रणय नारवणे की हत्या कर दी गई, जबकि उसके 4 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार प्रणय अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए दाबो नामक पब गया था, जहां दूसरे गुट के युवक भी मौजूद थे। डांस के दौरान दोनों गुटों के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद बाउंसरों ने हस्तक्षेप कर सभी को पब से बाहर निकाल दिया। हालांकि बाहर निकालने के बाद होटल प्राइवेट के सामने फिर विवाद बढ़ गया और इस दौरान आरोपियों ने धारदार हथियार से प्रणय और उसके साथियों पर हमला कर दिया। हमले में प्रणय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही सोनेगांव पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
3 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। चीन ने अमेरिका पर एक बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देश पर चीन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा ताइवान को रिकॉर्ड 11.1 अरब डॉलर के हथियार बिक्री पैकेज को मंजूरी देने के जवाब में 20 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। यह चीन की ओर से की गई अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे दोनों देशों के बीच में तनाव और भड़क सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में लाल किला के सामने हुए कार धमाके को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि इस धमाके में 40 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है, जबकि 3 टन विस्फोटक पहले ही बरामद कर लिया गया था। गृह मंत्री ने कहा कि इस साजिश में शामिल पूरी टीम को ब्लास्ट से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इस पूरे नेटवर्क की जांच हमारी सभी एजेंसियों की ओर से बहुत प्रभावी ढंग से की गई। दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 3 डॉक्टर मुजम्मिल, आदिल रथर और शाहीन सईद के अलावा एक मौलवी इरफान भी शामिल है। यह मामला जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से पर्दाफाश किए गए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। 10 नवंबर को मुजम्मिल का दोस्त उमर विस्फोटक से भरी हुई कार चला रहा था और वही इस आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। यह धमाका हुंडई कार i20 में हुआ था, जिसे उमर ड्राइव कर रहा था। नई दिल्ली में एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुआ आतंकवादी हमला पूरे देश को झकझोर देने वाला था। उस हमले के जरिए आतंकवादियों का मकसद देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना और कश्मीर में शुरू हुए विकास और पर्यटन के नए दौरों पर प्रहार करना था। गोरखपुर के वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 को प्रदेश का पहला जल अर्पण गांव घोषित किया गया। इस अवसर पर शुक्रवार को गांव में एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर के सांसद रवि किशन मौजूद रहे। उन्होंने गांव के प्रधान और ग्रामीणों को जल कलश सौंपकर जल अर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद रवि किशन ने बांग्लादेश की एक घटना का जिक्र करते हुए विपक्ष और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पवन खेड़ा के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के बयानों के कारण कांग्रेस की स्थिति बिहार में खराब हुई है। रवि किशन ने कहा कि हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की घटना के बाद देश का युवा महिलाएं जाग चुकी हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू समाज शांति प्रिय है, विवाद नहीं चाहता और किसी की शांति में दखल नहीं देता। आप इस वक्त ऐसे बोल रहे हैं, जब एक दलित हिंदू लड़के को बांग्लादेश में जिंदा मार के जिंदा लटका के पेड़ पे जला दिया गया, तब पवन खेड़ा कहाँ थे? जब एक दलित हिंदू लड़के को बांग्लादेश में उनके प्रिय देश में जला दिया जाता है, तब ये कांग्रेसी, तब ये पवन खेड़ा टाइप के लोग, तब ये विरोधी लोग कहाँ थे? हिंदू को मार दिया जाए तब नहीं, मस्जिद के बाहर डीजे बजा जो उन्होंने कहीं सुना है। हिंदू एक ऐसा शब्द है जो शांति के लिए जाना जाता है, तभी ना उसको मार के लटका के पेड़ में जला दिया गया जिंदा। कैसी बातें करते हैं ये विरोधी। इसीलिए इनकी दुर्दशा बिहार में हुई। अब कलकत्ता हम लोग जीतेंगे, बांग्लादेश तो नहीं बनने देंगे उस बंगाल को, इतना याद रखिएगा। वहां का हिंदू बांग्लादेश बनने नहीं देगा, वहां का हिंदू जलाया नहीं जाएगा कलकत्ता का, अब जैसे बांग्लादेश में हुआ था। अब वहां का हिंदू जागेगा। जिस हिंदू लड़के को जलाया गया वो बहुत दुखद था। अब कलकत्ता के लोग आंख खुल गई है, जैसे उस हिंदू लड़के को, उस दलित लड़के को जलाया गया। एक एक लड़का, एक एक माँ बहन जाग गई है भारत की। अब जान लें, अगली बार हम कलकत्ता जीतेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश जीतेंगे। और ये इसलिए जीतेंगे क्योंकि हम लोग रक्षा, सुरक्षा, विकास के साथ मोदी जी के पद चिन्हों पे चलने वाला ये देश है। उनकी बातों पर चलना, उनके निर्णय के साथ चलने वाला देश है। किसी को हम लोग यहाँ जलाते नहीं हैं, जैसे बांग्लादेश में जलाया गया था। और पवन खेड़ा जैसे लोगों को तब बयान या उनकी बातें तब नहीं निकली, ये बहुत दुखद है, याद रखिएगा। लेकिन इसका जवाब कलकत्ता के वोटर देंगे बंगाल के, उसको बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। अब बंगाल के लोग, बहुत हो गया वहां पर आतंक।
ये खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार। और हिंदुत्व के बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि ये मोक्ष है, तो अगर हमने इसमें जन्म पाया है, हर भारतीय के लिए बहुत गर्व का विषय है। सुधांशु जी आरोप लगाता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी पक्षपात करती है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भेदभाव वो करते हैं। जैसा कि अल्पसंख्यक समुदाय में 4 विवाह की प्रथा है। हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास